आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीशीज कॉन्सेप्ट। तो एक चीज तो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी स्पीशीज के बारे में कि स्पीशीज क्या है। स्पीशीज जो होता है वो है बेसिक यूनिट किस चीज की, ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब भी हमको ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना होता है तो सबसे बेसिक यूनिट जो हम लेके चलते हैं वो होती है स्पीशीज। अब स्पीशीज को डिफाइन करना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग काम है, क्योंकि स्पीशीज जो है वो, पहली बात तो इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक साथ लिए जाते हैं और उन इंडिविजुअल्स को कैसे कैटेगराइज करना है, किस बेसिस पे कैटेगराइज करना है, कैसे उनको आइडेंटिफाई करना है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स एक साथ लेके चलने होते हैं। इसीलिए एक सिंगल कॉन्सेप्ट जो है वो स्पीशीज को डिफाइन करने का अभी कंसेंसस जो है बायोलॉजिस्ट में अभी तक नहीं बना है पूरी तरीके से। इसीलिए टाइम टाइम पे स्पीशीज की जो डेफिनेशंस हैं वो मॉडिफाई होती गई और अलग अलग क्राइटेरिया को लेके अलग अलग टाइप की डेफिनेशंस हमारे सामने आई। उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है, सबसे प्रीवियस भी कह लें इसको, उसी कोहरेंस उसी सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे, अर्लियर टू लेटर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज का। मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या है, यहाँ पे देख के भी हमको क्लियर हो रहा है कि इसमें मॉर्फोलॉजी को मेन क्राइटेरिया बनाया गया है। इसका मतलब क्या है कि अगर इसको हम इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्पीशीज को डिफाइन करें तो स्पीशीज क्या है, शॉर्ट में ही लिखेंगे, स्पीशीज आर ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स that are morphologically similar and clearly distinguishable from individuals of other species। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हों, देखने दिखने में एक जैसे हों और साथ ही साथ दूसरे ग्रुप से डिफर कर रहे हों दिखने में, उनको हम मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कह देंगे। ये जो कॉन्सेप्ट था ये किसने दिया था, इट वॉज गिवन बाय क्रोंक्विस्ट 1978। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन इसमें कहां से बनते हैं, इस पर्टिकुलर स्पीशीज का जो कॉन्सेप्ट है ये, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ। बोथ का मतलब सेक्सुअली एज वेल एज asexually reproducing organisms। क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे जितने भी इंडिविजुअल्स जिनको मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे स्पीशीज में ग्रुप किया गया है, उनके लिए दोनों टाइप के इंडिविजुअल्स इसमें शामिल हो जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, नंबर 2, वो होता है बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या स्टेट करता है, तो यहाँ पे स्पीशीज जो होती है, स्पीशीज आर ग्रुप्स ऑफ, और ध्यान क्या देना है, इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स। इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स कहें या हम
इसी को नेचुरल पॉपुलेशन भी कहें तो बात और क्लियर होगी। दैट आर, कौन आ गया, दैट आर reproductively isolated from other such groups। क्या ये डेफिनेशन समझ में आई? बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट जो है वो मेन एम्फेसिस डालता है रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पे, यानी कि ऐसे नेचुरल पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स या नेचुरल पॉपुलेशंस जिसके इंडिविजुअल्स एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सकते हैं और सिर्फ एक दूसरे से ही इंटरब्रीड कर सकते हैं, बाकी ग्रुप से वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। तो इस तरीके की जो डेफिनेशन है वो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट की है। अब ये जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन यहां पे टर्म आ रहा है, ये जरूर ध्यान रखना है, कभी भी बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट में ये टर्म हमेशा इंक्लूड होना चाहिए। लेकिन यहां पे एक लिमिटेशन आ जाती है। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं किया जा सकता एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म को। क्योंकि यहाँ पे इंटरब्रीडिंग होना जरूरी है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता, जैसे कि प्रोकैरियोट्स वगैरह हो गए, तो इन पे अप्लाई नहीं होगा ये। अच्छा, एक चीज और एडिशनल इसमें पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो भी स्पीशीज है, मान लीजिए एक स्पीशीज ये है और ये दूसरी स्पीशीज है, तो जाहिर सी बात है इसके जो मेंबर्स होंगे वो आपस में इंटरब्रीड करेंगे। इस तरीके से इसके मेंबर आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, लेकिन ये आपस में इंटरब्रीड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे जब किसी तरीके का रिप्रोडक्टिव इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ना इधर से और ना इधर से जीन फ्लो जो होगा वो नहीं होगा। यानी कि हम कह सकते हैं नो जीन फ्लो। जीन फ्लो को ये रेस्ट्रिक्ट करता है। जाहिर सी बात है जीन्स जो है वो इंटरचेंज या एक्सचेंज नहीं होंगी। तो ये पॉइंट यहां पे ध्यान रखना है। बल्कि इसको पॉइंट में हम लिख दें या जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, ठीक है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है स्पीशीज का वो है इकोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। अब ये क्या कहता है इकोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट? तो इसमें ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जाहिर सी बात है ऊपर हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं प्रोकैरियोट्स वगैरह, उनके ऊपर वो कॉन्सेप्ट बायोलॉजिकल स्पीशीज का जो कॉन्सेप्ट है वो लागू नहीं हो रहा है। तो हम इन ऑर्गेनिजम्स को छोड़ तो सकते नहीं हैं। तो इकोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट जो आता है वो ये कहता है कि जो ट्रू मीनिंग है स्पीशीज की, ट्रू मीनिंग ऑफ स्पीशीज, ये कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो ट्रू मीनिंग ऑफ स्पीशीज वाज
occupancy of an ecological niche rather than interbreeding. तो हमको एक ऐसी डिफिनेशन चाहिए स्पीशीज की जो सभी ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड कर सके। तो इसलिए अब और मॉडिफाई हुआ स्पीशीज कॉन्सेप्ट और ये इकोलॉजिकल स्पीशीज का कॉन्सेप्ट आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके हिसाब से अगर हम डिफाइन करना चाहें, इकोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्पीशीज को डिफाइन करना चाहें, तो उसकी डेफिनेशन क्या निकल के आएगी कि अ स्पीशीज इज a group of organisms that is adapted to a particular set of resources। इसी को हम क्या कह दे रहे हैं? निके। अभी निके की भी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। इन द एनवायरमेंट इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज शेयर, या शेयर ऐसे कह दें इसको, दैट इज दे शेयर अ डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल निके। इकोलॉजिकल स्पीशीज का की ये डेफिनेशन है। इकोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट जो है वो मेनली किस चीज पे फोकस करता है? इकोलॉजिकल निके पे फोकस करता है। ठीक है, अब हम जरा समझ लें थोड़ा सा इकोलॉजिकल निके क्या होता है। तो लेट्स ट्राई टू डिफाइन दिस टर्म इकोलॉजिकल निके। अगर सिंपली स्टेट करें, सिंपल स्टेटमेंट दें इकोलॉजिकल निके का, तो इसका मतलब क्या है? इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू रोल ऑफ स्पीशीज in an environment। और वो क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है? which includes type of food, place where it lives or reproduces। इसको एक तरीके से और हम डिफाइन कर सकते हैं इकोलॉजिकल निके को। कैसे? इट इज द रेंज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस under which a species can survive, grow and reproduce। वो जितनी रेंज है उस फिजिकल और केमिकल एनवायरमेंटल कंडीशन की जिसमें वो स्पीशीज सरवाइव, ग्रो और रिप्रोड्यूस करती हो, उसको कंबाइंड वे में हम उसका इकोलॉजिकल निके कहेंगे। उस पर्टिकुलर स्पीशीज का इकोलॉजिकल निके कहेंगे। अब ये जो इकोलॉजिकल निके है ये दो टाइप का होता है। एक को हम कहते हैं फंडामेंटल निके और दूसरे को हम कहते हैं रियलाइज्ड निके। तो फंडामेंटल निके का मतलब क्या है? कि बाकी सारे पैरामीटर्स सेम हों, यानी कि ऑल अदर पैरामीटर्स ऑफ निके
remain same except that there is no interaction with other species। यानी यहां पे मेन एम्फेसिस डालने वाली कौन सी बात है कि किसी दूसरी स्पीशीज से अगर इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, बाकी सारी चीजें जो फिजिकल और केमिकल कंडीशंस की रेंज है वो सब कुछ सेम है, तो उस निके को हम कहते हैं फंडामेंटल निके। रियलाइज्ड निके क्या है? रियलाइज्ड निके का मतलब ये हो गया कि ये वाला पार्ट इंटरेक्शन विद अदर स्पीशीज ये भी इंक्लूड हो जाए, क्योंकि हकीकत में तो कोई भी स्पीशीज रहेगी तो उसको दूसरे स्पीशीज से इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा। नो स्पीशीज कैन लिव इन आइसोलेशन। तो रियलाइज निके में ये पैरामीटर जो है इंटरेक्शन विद अदर स्पीशीज ये ऐड हो जाता है बस। तो इसका मतलब इसको हम कैसे कह दें कि इट इज मॉडिफाइड या ऐसे कह दें, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन कर दें। दिस निके is modified by interaction of the species with other species within the community। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे इंटरेक्शन जो है वो इंक्लूड हो जाएगा, तो उस निके को हम रियलाइज्ड निके कह देंगे। क्या निके का कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसमें कोई डाउट हो तो फिर पूछ लो, थोड़ा डिस्कस करेंगे इसको। कैसे समझते हैं आप निके को अपने कॉन्टेक्स्ट में? अगर आप ये कोई एग्जांपल बता दीजिए, एक एक रियल एग्जांपल बता दीजिए। रियल एग्जांपल, अपना ही एग्जांपल अगर लेके देखो, अपने आप के निके को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हालांकि वो स्पीशीज के लेवल पे ही, हम इंडिविजुअल के लेवल पे भी इकोलॉजिकल निके डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो हम लोग क्या हैं, सोशल एनिमल्स हैं, समाज में रह रहे हैं। समाज क्या है? कम्युनिटी कहें हम, भाई सबकी अपनी अपनी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में रह रहे हैं। उस कम्युनिटी में हम क्या कर रहे हैं, मतलब हमारा क्या रोल है? पहली चीज ये, सबका अलग अलग रोल है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई कुछ कर रहा है। उस रोल को परफॉर्म करते हुए हम रह भी रहे हैं सोसाइटी में। कहाँ रह रहे हैं? अपने घर में रह रहे हैं। रहने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो सारा सेटअप हमने तैयार किया है। उसके बाद जाहिर सी बात है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, रह रहे हैं, फैमिली भी बना रहे हैं, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, सब हो रहा है। ये क्या है? ये एज एन इंडिविजुअल हम जो कुछ भी अपने सर्वाइवल और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, इन तीनों चीजों के लिए कर रहे हैं, वो हमारा निके है। लेकिन जब आप समाज को एज अ होल देखिए, पूरे कम्युनिटी को एज अ होल देखिए, तो कम्युनिटी कुछ और कर रही है। तब इंडिविजुअल निके की बात अलग हो गई। कोई एक व्यक्ति क्या कर रहा है इसका भी समाज पे फर्क पड़ता है, लेकिन जब समाज को एज ए होल देखेंगे तो वो पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे। इसी तरीके से नेचर में, नेचुरल एनवायरनमेंट में, भाई हम लोगों के पास तो तमाम चीजें हैं करने के लिए। किसी को मोबाइल चलाना है, किसी को स्कूटी चलानी है, किसी को कार चलानी है, किसी को घर पे बैठे रहना है, कुछ नहीं चलाना है, तमाम काम है। लेकिन जानवर के पास क्या काम है? ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन द वाइल्ड, उनके पास बस एक ही काम है भैया, जिंदा रहने की जद्दोजहद। सुबह खाना मिले इसके लिए उनको फोरेजिंग करनी है, घूमते टहलते रहना है।
कोई हमको खाना ना बना ले, इसके लिए उनको बचे रहना है, और जब ब्रीडिंग सीजन आए तो रिप्रोड्यूस करना है। ये 3 मेन काम है उनके पास। हमारे पास बहुत सारे काम हैं, तो वो पर्टिकुलर काम करने के लिए जितनी भी रेंज है, फिजिकल केमिकल, जितना भी एनवायरनमेंट से वो इंटरेक्ट करे, वो सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। यानी वो एक माइक्रो एनवायरनमेंट जहाँ पे उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए सारी कंडीशंस अवेलेबल हैं, वही उसका निके है। क्या ये बात समझ में आ गई? सर एक एग्जांपल हम भी दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दो। सर जैसे बर्ड्स का निक जो नीचे आपने बोला, वो जैसे नेस्ट है, पेड़ के ऊपर नेस्ट, घोंसला बनाते हैं, वो क्या ऐसा हो सकता है? जैसे पेड़ पर वो रहते हैं, हाँ लेकिन जो स्पेशल घोंसला बनाते हैं वो उनकी जगह है। हाँ बिल्कुल, उसको भी एज एग्जांपल हम ट्रीट कर सकते हैं। वो पेड़ का वो इलाका, जितने इलाके, जितने दायरे में वो रह रही, अब उसमें थोड़ा सा ये भी इंक्लूड हो जाएगा। सिर्फ घोंसला ही लिमिटेड नहीं रहेगा, क्योंकि उसको भोजन लेने के लिए उस घोंसले से बाहर जाना पड़ेगा। तो वो रेंज जहाँ से वो हो सकता है पेड़ के आसपास ही उसको खाने पीने की सारी चीजें मुहैया हो जा रही हूँ, तो वो चीज भी उसमें, उसके निके में इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि फीडिंग भी तो करनी है। ठीक है, जी सर। लेकिन अच्छा है, एग्जाम्पल आया कम से कम एक और अलग। तो इस तरीके, फंडामेंटल और हाँ, फंडामेंटल और रियलाइज निके, इसमें समझ। रियलाइज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दीजिए। ए भैया, ग्राफ राफ इस समय है नहीं हमारे पास, कहीं हो किसी क्वेश्चन में बता देना, क्योंकि अभी ये इकोलॉजिकल निके हमने डिटेल में डिस्कस ही नहीं किया। ये तो हमने सिर्फ इसलिए डिस्कस कर दिया क्योंकि यहाँ पे इकोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट जो है वो आया था, और उसमें ये टर्म स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, तो हमने इसीलिए सिर्फ डेफिनेशन बताई है। अभी तो हम बहुत कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। वो पॉपुलेशन कर्व देखेंगे, आर के सिलेक्शन देखेंगे, उसमें बहुत सारे ग्राफ्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। आ रही बात समझ में? यस सर। सब बताएंगे, घबराओ नहीं। अब देखो, ये हो गया स्पीशीज कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यानी मेनली हम बात करने जा रहे हैं इको टाइप्स एंड इकैड्स की। ये सब भी डेफिनेशन है, पूछ लेता है सेक्शन बी के लिए, तो ये अच्छा खासा कंटेंट है। इको टाइप का मतलब क्या होता है? इको टाइप किसी ने सुना है, कभी कुछ पढ़ा है तो बताना चाहे तो बताए। किसी ने सुना है, हाँ या ना जवाब दे। यस सर, सुना तो है लेकिन इस टाइम याद नहीं है डेफिनेशन। अच्छा ठीक है। इको टाइप बेसिकली होता क्या है, पहले तो इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इको टाइप, इट इज अ पॉपुलेशन that is adapted to unique local environmental conditions through genetically fixed phenotypic variations। अब ये थोड़ा सा टिपिकल डेफिनेशन लग रही होगी, फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है, क्या स्टेटमेंट है ये। इको टाइप का मतलब क्या है कि ये ऐसी पॉपुलेशन है जो अपने यूनिक लोकल एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए अडाप्ट हुई है, और ये जो एडाप्टेशन उसके अंदर आया, उस पॉपुलेशन के अंदर, वो जेनेटिकली फिक्स हो चुका है। यानी कि इस एडाप्टेशन की वजह से जो भी उसमें फिनोटिपिक चेंजेस आए फ्रॉम द
मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज या फ्रॉम द अदर इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, जो भी इसके अंदर फिनोटिपिक वेरिएशन आए वो जेनेटिकली फिक्स हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी ये इकोटाइप रिप्रोड्यूस करेगा तो अपने जैसी ही फिनोटाइप जो है वो अगली जनरेशन को पास ऑन करेगा। ये है इसकी डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से, तभी समझ में आएगा। देखिए, टर्म जो है इकोटाइप, ये टर्म किसने दिया था? दिस टर्म वाज गिवन बाय टूरेसन 1925। ये एक स्वीडिश इकोलॉजिस्ट थे। स्वीडन बहुत ठंडी कंट्री है, साल में 8 महीने तो बर्फ ही जमी रहती है वहां पे। तो इन्होंने क्या किया, टूरेसन जिन्होंने ये टर्म दिया, इन्होंने सबसे पहले इस फिनोमेना की स्टडी की। एक प्लांट स्पीशीज है, यानी इसको हम अगर लिख दें, फर्स्ट स्टडीड दिस फिनोमेना इन कैम्पेनुला रोटंडिफोलिया। इस प्लांट स्पीशीज में, प्लांट है भैया, इस प्लांट स्पीशीज में इन्होंने इस फिनोमेना को सबसे पहले ऑब्जर्व किया। फिनोमेना क्या था? इन्होंने ये देखा कि ये जो प्लांट स्पीशीज है इसकी दो पॉपुलेशंस हैं, टू पॉपुलेशंस। एक जो पॉपुलेशन इस प्लांट स्पीशीज की थी वो पाई जा रही थी माउंटेन में, यानी कि माउंटेन पॉपुलेशन, और दूसरी जो पॉपुलेशन थी वो थी लो लैंड पॉपुलेशन, यानी प्लेन्स में जो पाई जा रही थी, एक पहाड़ों पे और दूसरी प्लेन्स में। अब इस प्लांट स्पीशीज की जो माउंटेन वाली पॉपुलेशन थी उसमें इन्होंने क्या देखा कि ये जो पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स थे ये छोटे छोटे थे, और साथ ही साथ इनमें जो फ्लावरिंग थी वो जल्दी हो जा रही थी एज कंपेयर टू लो लैंड पॉपुलेशन। तो ये क्या थे? ये टॉलर थे और इनमें डिलेड फ्लावरिंग हो रही थी। अब इससे क्या फायदा, ऐसा क्यों हो रहा था? तो उस चीज को जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो इन्होंने ये देखा कि ये जो एडाप्टेशन हुआ है माउंटेन पॉपुलेशन के मेंबर्स का, कि शॉर्ट इनका जो हाइट है वो, और जो फ्लावरिंग इनमें जल्दी हो जा रही है, वो सूट कर रही है माउंटेनियस एनवायरनमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों को एक साथ हम कलेक्टिवली लिख ले रहे हैं। पहाड़ जो होते हैं उनमें स्लोप होता है। अब स्लोप पे अगर बहुत ज्यादा हाइट होगी इस तरीके से किसी भी प्लांट की, तो अगर बहुत ज्यादा हाइट होगी तो नीचे की तरफ इसका झुकाव होने लगेगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल इफेक्ट। तो इसलिए हाइट को छोटा रखें ताकि ग्रेविटी का असर जो है वो कम किया जा सके। एक चीज, इसलिए शॉर्ट हो गए। दूसरी बात यह है कि ये हाई एल्टीट्यूड के जो माउंटेन्स हैं इनमें ठंडक ज़्यादा पड़ती है। जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे ठंड ज़्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पे माउंटेन में जो ग्रोइंग सीजन होता है वो ही छोटा होता है। तो शॉर्ट ग्रोइंग सीजन ऑन माउंटेन। तो अगर ग्रोइंग सीजन ही छोटा मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो इसीलिए इनमें फ्लावरिंग भी उसी सीजन के हिसाब से अडाप्ट हो गई। फ्लावरिंग की जो टाइमिंग है तो ये जल्दी जल्दी फ्लावरिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो दोनों एडेप्टेशन आए वो बिकॉज ऑफ द लोकल एनवायरनमेंट दैट दिस माउंटेन इज प्रोवाइडिंग टू दिस प्लांट।
लो लैंड में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, तो वो अपना आराम से जितनी हाइट अचीव करनी थी हाइट अचीव किया उन्होंने। फ्लावरिंग की भी जब टाइमिंग थी तो आराम से फ्लावरिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ को अगर यहाँ पे हम लिख दें ताकि बाद में याद रहे, ये क्यों हुआ कि इट सूटेड देयर ग्रोथ इन शॉर्ट माउंटेन टर्फ्स, यानी जो स्लोप होता है, एंड देयर एडाप्टेशन टू रैपिड फ्लावरिंग। और जब रैपिड फ्लावरिंग हो जाएगी तो क्या होगा? फ्लावरिंग क्यों होती है? ताकि सीड्स जल्दी से बन जाए। सीड प्रोडक्शन, ये भी यहीं पे इंक्लूड कर दे रहे हैं, सीड प्रोडक्शन इन दी शॉर्ट ग्रोथ सीजन इन हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स। तो पहाड़ों पे छोटा ग्रोइंग सीजन मिलता है, इसीलिए ये जो अडाप्टेशन है ये सूट कर गया। तो इस तरीके से जब इन्होंने इन दोनों पॉपुलेशंस को ऑब्जर्व किया तो इनको अलग अलग डिफाइन करने के लिए कि ये एक इकोटाइप है या दूसरा इकोटाइप है, इन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये बात समझ में आ गई। अब जैसे हम लोग अपने में देख खुद, इकोटाइप बेसिकली जो है वो सब स्पीशीज या रेस के लिए भी टर्म इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे देखिए आप, ह्यूमंस में 7 रेसेस हैं, कॉकेसॉइड, मोंगोलॉइड, नेग्रोइड, है ना, वो चीन उन वाले जो है, या जापान वाले, या कोरिया वाले, उनकी बनावट कैसी होती है? अलग ही टाइप के दिखते हैं। पहाड़ों पे पाए जाने वाले जो लोग होते हैं गोरे चिट्टे होते हैं। ट्रॉपिक्स में पाए जाने वाले, अफ्रीका में, चाहे अपने यहाँ ही साउथ में चले जाइए, तमिलनाडु केरल की तरफ, सब काले काले होंगे सबको, उनके बच्चे भी काले होंगे, क्योंकि वो जो एडाप्टेशन है उनका, भले वो चले आए यूपी में, चाहे वो इंग्लैंड चले जाएं, तब भी बच्चे उनके काले ही पैदा होंगे। इंग्लैंड वाले जो है वो गोरे गोरे हैं, वो चले जाएं साउथ अफ्रीका में, तब भी उनके बच्चे जो है वो गोरे ही पैदा होंगे। शुरुआत में ऐसा थोड़ी था, शुरुआत में जो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से उन्होंने अडाप्ट किया, जहाँ पे बर्फीली जगह है, ठंडी जगह है, वहाँ पे सनलाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मिलेनिन की ज़रूरत नहीं थी उनको, तो मिलेनिन कम सिंथेसिस हो रही थी। वो चीज़ जेनेटिकली फिक्स हो गई, मिलेनिन सिंथेसाइज करने वाली जीन जो है वो ऑलमोस्ट रिप्रेस्ड स्टेट में रहने लगी। अब वो जेनेटिकली फिक्स हो गई, जुड़ गया होगा कोई ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिशन फैक्टर। जहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है वहाँ मिलेनिन बहुत ज़्यादा चाहिए, वो मिलेनिन बन रहा है, काले काले लोग पैदा हो रहे हैं, ये भी जेनेटिकली। और ये भाई इन्वायरमेंट के लिए अडाप्टेशन ही तो है। मिलेनिन करता क्या है? वो प्रोटेक्ट करता है हमारी सेल्स को यूवी रेस से जो सन से आ रही हैं। तो हम लोग अपने में भी एग्जाम्पल इकोटाइप्स के, सब इकोटाइप्स ही हैं। उधर की पॉपुलेशन का अलग इकोटाइप है, इधर का अलग इकोटाइप है, तो अपने से कोरिलेट करें इसको। तो इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इकोटाइप को, कि एन इकोटाइप डिस्क्राइब्स अ जेनेटिकली डिफरेंट पॉपुलेशन। और जब पॉपुलेशन थोड़ा सा जेनेटिकली डिफरेंट हो गई, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा जेनेटिक डिफरेंसेस आ गया, तो जेनेटिकली डिफरेंट पॉपुलेशन, इसी को हम क्या कह सकते हैं? सब स्पीशीज, या हमारे केस में रेस, ह्यूमन रेसेस। लेकिन ये सब हो कहाँ रहा है? विद इन अ स्पीशीज, विद इन अ स्पीशीज दैट इज adapted to specific environmental conditions।
अच्छा, हम लोग एक ही स्पीशीज के तो मेंबर हैं, जितने 8 साढ़े 8 अरब हो गए हैं धरती पे इस समय। क्या किसी को कोई डाउट है कि चाइनीज जो है वो अलग स्पीशीज हैं और अफ्रीकन नेग्रोइड्स जो हैं वो अलग स्पीशीज हैं? किसी को डाउट हो तो बताओ। सब वही सेम स्पीशीज है ना, होमो सैपियंस सैपियंस। से यस और नो? सर उन लोग की बनावट भी तो चेंज है। तो सेम लेकिन है। है सर सब सेम ही। कैसे? ये कैसे कहेंगे हम कि सेम स्पीशीज के ही मेंबर हैं? बताएं। एक चीज है, एक चीज, एक क्राइटेरिया, बिकॉज वी आर इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। साउथ अफ्रीका को कोई आदमी कोई यूएस की लड़की से शादी करेगा, बच्चे पैदा होंगे, ऐसा नहीं है। तो इंटरब्रीड कर सकते हैं, दैट इज वाई ये जितने भी 8 साढ़े 8 अरब टहल रहे हैं धरती पे, एक ही स्पीशीज के मेंबर हैं। चलिए, अब ये बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, ऑल्दो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में लागू नहीं होता, लेकिन है सबसे इंपॉर्टेंट। अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो उससे ऊपर कोई डेफिनेशन नहीं है स्पीशीज कॉन्सेप्ट की, बायोलॉजिकल वाला जो हमने बताया, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वाला। तो अब इसमें ये बात हो गई, ये हमने एक और डेफिनेशन आपको बता दी। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये जो एडाप्टेशन, हमने ये एडाप्टेड ये टर्म स्पेसिफिकली कहा, ये एडाप्टेशंस जो होते हैं, यानी कि दीज एडाप्टेशंस आर इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल कहें या इसी को हम कह दें जेनेटिकली फिक्स्ड। इसका मतलब कि जो एडाप्टेशन अक्वायर किया गया है, इट इज हेरिटेबल, ये अगली जनरेशन में पास ऑन होगा। इकोटाइप कैसे इवॉल्व हुए, कैसे अपीयर हुए, इस पे भी अगर थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लें तो पहले तो हम टाइप्स की बात कर लें, किस किस टाइप के इकोटाइप्स हो सकते हैं। तो वो चीज़ आप केवल इसके इनपुट से ही समझ जाएंगे कि हमने क्या क्यों कहा और क्यों कह रहे हैं। क्लाइमेटिक इकोटाइप, इसके अलावा एडेफिक इकोटाइप भी हो सकते हैं, एल्टीट्यूडिनल या लैटिट्यूडिनल इकोटाइप्स भी हो सकते हैं, या फिर फिजियोलॉजिकल इकोटाइप्स भी हो सकते हैं। इसका मतलब कि यहाँ जो दो अलग अलग पॉपुलेशंस तैयार हुई, अलग अलग इकोटाइप्स तैयार हुए क्लाइमेटिक फैक्टर की वजह से, यहाँ एडेफिक या सॉइल फैक्टर्स की वजह से, यहाँ हाइट या लैटिट्यूडनल वेरिएशन की वजह से, यहाँ फिजियोलॉजी में वेरिएशन की वजह से इस तरीके के इकोटाइप्स तैयार हुए। हम इसमें कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे, जैसे क्लाइमेटिक इकोटाइप, क्लाइमेटिक कम फिजियोलॉजिकल इकोटाइप जो है वो हमने जो अपना एग्जाम्पल लिया, ह्यूमंस का एग्जाम्पल लिया, उसमें आ सकता है। इसके अलावा क्लाइमेटिक कम एल्टीट्यूडनल या लैटिट्यूडनल इकोटाइप में एक एग्जांपल हमारा, अब हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, हम जनरल एग्जांपल्स आपको यहाँ पे बता रहे हैं इकोटाइप्स के एग्जांपल्स। जैसे आपने देखा होगा पोलर बियर, और आपने ये भी देखा होगा ग्रिजली बियर। देखा है ना, ये दोनों भालू, एक ये सफेद वाला भालू और ये ग्रिजली बियर, ये काला वाला भालू या भूरा वाला जो भालू होता है दोनों भालू सेम स्पीशीज, लेकिन अलग अलग एनवायरमेंट, अलग अलग क्लाइमेट के लिए अडाप्ट कर चुके हैं। देयरफॉर दे आर एग्जांपल्स ऑफ इकोटाइप। सिमिलरली हमारे पास अर्थवर्म के कई इकोटाइप्स हैं, 4 इकोटाइप्स हैं। कॉम्पोस्ट अर्थवर्म एक हो गया, एपिजेइक अर्थवर्म दूसरा है, इसके अलावा एंडोजेइक अर्थवर्म, और चौथा है एनेसिक अर्थवर्म। ये चारों क्या हैं? दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ इकोटाइप्स।
कैसे? जो कंपोस्ट अर्थवर्म होता है ये क्या करता है? इट लिव्स एंड फीड्स ऑन फ्रेश कंपोस्ट मटेरियल। एपिजेइक वाला जो है ये क्या करता है? इट लिव्स एंड फीड्स ऑन लीफ लिटर, जो पत्तियां गिरती हैं उस पे, ये कंपोस्ट मटेरियल में जो थोड़ा सड़ गल गया है उस पे फीड करता है कंपोस्ट वाला अर्थवर्म जो है। और साथ ही साथ ये एपिजेइक वाला है, ये बिल या वो जो जिसमें ये रहते हैं बरो, उसको नहीं बनाता है, डज नॉट फॉर्म बरो। एंडोजेइक की अगर हम बात करें तो इट लिव्स एंड फीड्स ऑन सॉइल, ये मिट्टी खाता है। तो ये कंपोस्ट मटेरियल खा रहा है, ये लीफ लिटर खा रहा है, ये मिट्टी खा रहा है। और साथ ही साथ इट मेक्स हॉरिजॉन्टल बरो, ये हॉरिजॉन्टल बरो बनाता है। एनेसिक की अगर हम बात करें तो एनेसिक वाला जो होता है ये इट मेक्स परमानेंट वर्टिकल बरो, एक हॉरिजॉन्टल बना रहा है और ये वर्टिकल बना रहा है। एंड इट फीड्स ऑन लीव्स, और कैसे फीड करता है? लीव्स को ये क्या करता है? ड्रैग्स इनटू दी बरो, घसीट के ले आता है बरो के अंदर, क्योंकि वर्टिकल। अब जैसे मान लीजिए ये सॉइल सरफेस है, तो ये सॉइल सरफेस है, अब इसके अंदर जो ये लीफ लिटर, फ्रेशली फॉलन लिटर है इस तरीके से पत्तियां, इस पे ये वाला है एपिजेइक, ये फीड करेगा। इसके बाद एपिजेइक वाला है, ये बरो नहीं बनाएगा, ऊपर ही ऊपर रहेगा। थोड़ा सा कंपोस्ट या सड़ा गला मटेरियल है, कंपोस्ट हो गया, इस पे फीड करेगा कंपोस्ट वाला अर्थवर्म। एंडोजेइक वाला जो होगा वो इसके नीचे ऐसे हॉरिजॉन्टल बरो बनाएगा इस तरीके से, जो ऊपर यहाँ जाके कहीं खुल रही होगी। अगला वाला जो है वो इस तरीके से वर्टिकल बरो बनाएगा, इसमें रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अब आप देख सकते हैं एक छोटे से एनवायरनमेंट में, माइक्रो एनवायरनमेंट इसको हम कहें, इसमें अलग अलग पॉपुलेशंस, अलग अलग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रिसोर्स को मैक्सिमली यूटिलाइज करने के लिए अडाप्ट किए हैं, एंड दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट डिफरेंट इकोटाइप्स। तो ये एक एग्जांपल हो गया। तो अब इकोटाइप्स अपीयर कैसे हुए, इसकी अगर हम बात कर लें, हाउ डिड इकोटाइप्स अपीयर, सीधा सा फंडा है यहां पे। अगर इसको हम जवाब देना चाहें इस सवाल का, तो अपीयर्ड in response to process of natural selection within species। ध्यान देने वाली बात है, अलग स्पीशीज बनाने के लिए पहले स्पीशीज के अंदर ही नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस हो रही। इसका मतलब ये हो गया कि इकोटाइप्स और कुछ नहीं है, ये स्पेसिफिक क्लाइमेट या इलाके में सरवाइव करने के लिए, मोर एफिशिएंटली सरवाइव करने के लिए ही अडाप्ट करते हैं। और कोई इकोटाइप जो है वो धीरे धीरे अगर एडाप्टेशन उसका रेगुलर होता चला गया तो वो एक नई स्पीशीज भी बना सकता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोटाइप्स मे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज। तो इसको हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, एन इकोटाइप may become a species if natural selection leads to
फर्दर वेरिएशन या वेरिएशंस विद इन इटसेल्फ। ये सब स्टेटमेंट होती हैं, ऐसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट होती हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, व्हाटएवर, ऐसे ही दे देता है। तो अब इतनी बात समझ में आ गई। इको टाइप का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक जो नोट करने वाली बात है, पॉइंट है, वो और आप जान लें क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना है। वो ये है कि जो इको टाइप्स होते हैं अलग अलग, किसी एक स्पीशीज के ही होंगे वो मेंबर्स, वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी पैदा करेंगे, जैसा कि हमने अपने वाले ह्यूमंस के केस में जो एग्जांपल बताया। तो इसको एज स्टेटमेंट याद रखें कि different ecotypes of same species can interbreed and produce fertile offsprings। ठीक है, तो ये हो गई बात इको स्पीशीज, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज या इकोलॉजिकल स्पीशीज वाला जो हमने आपको बता ही दिया था। इसको अगर चाहें तो एक लाइन हम यहाँ पे और लिख दें। ये जो टर्म है स्पेसिफिकली इको स्पीशीज, ये टर्म किसने दिया था सबसे पहले? टर्म बाय वही साइंटिस्ट टूरेसन या इकोलॉजिस्ट। इको स्पीशीज का कुछ नहीं, सिंपल मतलब ये होता है इट इज अ स्पीशीज containing one or more ecotypes। किसी भी स्पीशीज में एक या उससे ज्यादा इकोटाइप हैं तो उसको हम इको स्पीशीज कह देते हैं। ये एक डिफरेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। कोई कई स्पीशीज ऐसी होती हैं जिसमें कोई भी इकोटाइप्स अलग से नहीं होते हैं, पूरी स्पीशीज एज इट इज है, यूनिफॉर्म है, जरूरी नहीं हर जगह इकोटाइप्स ही हो। तो इस तरीके से इको टाइप्स जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो अगला टर्म था, यानी कि नेक्स्ट हम बात करेंगे इको क्लाइन की। इको क्लाइन क्या है? इको क्लाइन क्या है, ध्यान दीजिए। अगर इसके बहुत सिंपल हम डेफिनेशन आपको बताएं तो इको क्लाइन का मतलब होता है अ ग्रेडेशन फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू another when there is no sharp boundary between the two। ऐसे समझिए, यहाँ पे खूब सारा पानी है, ठीक, यहाँ पे है धरती, लैंड, यानी कि ये हो गया टेरेस्ट्रियल पोर्शन, टेरेस्ट्रियल जोन। ये हो गया एक्वेटिक जोन। और उसके बीच में यहाँ पे कहीं ये जो इलाका है, ये हो गया वेटलैंड। थोड़ा सा ऐसे बना, ये हो गया वेटलैंड।
इसका मतलब ये हो रहा है कि एक्वेटिक जोन यहाँ फुली एक्वेटिक है, यहाँ धीरे धीरे वेटलैंड होगा, तो जाहिर सी बात है थोड़ा पानी भी होगा और थोड़ी जमीन भी होगी यहाँ पे। तो इस तरीके से एक ग्रेडेशन हो रहा है एक एक्वेटिक इकोसिस्टम से और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की तरफ ग्रेडेशन हो रहा है, धीरे धीरे ट्रांजिशन हो रहा है। तो इस इलाके को या इस इलाका या इस इलाके में पाई जाने वाली जो स्पीशीज है उन सब को कलेक्टिवली हम कह देते हैं इकोक्लाइन। जैसे इंक्लाइन होता है एंगल, तो झुकाव, तो यहाँ पे भी एक तरीके का ग्रेडेशन ही हो रहा है। तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ होता क्या है, चलिए इसको अगर हम वेटलैंड इसका हो गया, वेटलैंड देन एग्जाम्पल ऑफ इकोक्लाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल की तरफ। तो इसको हम एक और तरीके से क्या कह सकते हैं, या इकोक्लाइन की वजह से और क्या होता है कि इकोक्लाइन is a gradual and continuous change in species composition between two ecosystems or communities across an environmental gradient। इस चीज को, जो लास्ट टर्म है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। यानी कि स्पीशीज के कॉम्पोजिशन में जो ग्रेजुअल या कॉन्टिन्यूअस चेंज आ रहा है, ये ग्रेडेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल ग्रेडियंट ऑलरेडी प्रेजेंट। अब ये एनवायरमेंटल है ना, पानी से फिर दलदल, दलदल के बाद फिर जमीन, तो ये कॉन्टिन्यूअस एनवायरमेंटल ग्रेडियंट की वजह से उसी तरीके से स्पीशीज के कॉम्पोजिशन में भी ग्रेजुअल चेंज आता है। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इकोक्लाइन। अब इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि जब मेंबर ऑफ स्पीशीज किसी इकोक्लाइन का पार्ट होते हैं, तो हम किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ये नहीं कह सकते हैं कि ये इको टाइप है, पर्टिकुलर इको टाइप। क्यों? क्योंकि इको टाइप फॉर्म होने के लिए एक लोकल और एब्रप्ट चेंज जो है वो एनवायरनमेंट में होना चाहिए। यहाँ कोई एब्रप्ट चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ कॉन्टिन्यूअस चेंज है फ्रॉम एक्वेटिक टू वेटलैंड टू टेरेस्ट्रियल जोन। तो इसका मतलब कि इकोक्लाइन वाला जो भी माहौल होगा या जो भी स्पीशीज होंगी, दे कैन नॉट फॉर्म और दे कैन नॉट कंटेन एन इको टाइप विद इन देम। ये इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज द पार्ट वेयर क्वेश्चन अराइजेस। इसको हम अलग से जरूर लिखेंगे कि ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस और ग्रेजुअल चेंज such populations cannot be divided at any one point into two ecotypes। ecotypes हम यहाँ पे नहीं बता सकते, नहीं डिफाइन कर सकते हैं। और जितने भी इकोक्लाइंस होते हैं वो किसी न किसी ग्रेजुअल या एनवायरमेंटल ग्रेडियंट से एसोसिएटेड होते हैं। यहाँ हमने पानी वाला एग्जांपल ले लिया, टेम्परेचर भी हो सकता है, मॉइस्चर तो है ही है, यहाँ पे लाइट या एल्टीट्यूड कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दें एनवायरमेंटल ग्रेडियंट में, तो फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट या एल्टीट्यूड कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, तो ठीक है, दिस वाज ऑल फॉर टुडे।